श्रोताओं नमस्कार। एक कहानी रोज की सीरीज में हम कमलेश्वर जी द्वारा लिखित कहानी खोई हुई दिशाएं सुन रहे थे, जिसमें हम पहला भाग कर चुके हैं। आइए उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। गेलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें बाहर निकाल कर रख दी गई हैं। उधर बोलगा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होगी और तभी एक जोड़ा भीतर आता है। महिला सजी बजी है और जूड़े में फूल भी है। आदमी के चेहरे पर अजीब सा गुरूर है और वे दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ इतना भर कि जब महिला बैठने के लिए मुड़ी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा भर दिया था। इतना सा था साथ दोनों के बीच में। उनके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही है और साथ वाला आदमी पानी की गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है। आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। अगर ना होती तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए जरूरी है कि इधर उधर देखा जाए। बेरा उनकी मेज पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खाकर दांत कुरेदने लगता है और वह महिला रुमाल निकालकर अंदाज से लिपस्टिक ठीक करती है। अंत में बेरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है, जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का सा संबंध उसे नजर आता है। वह आदमी ठिठक कर साथ वाली महिला को आगे निकलने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। चंदर का मन और भारी हो जाता है। अकेलेपन का नाग पास और भी कस जाता है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ वह गहरी नजरों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही पर इसने पहचाना तो। इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदर को अपनी ओर देखते हुए साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है, पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं? मुझे याद पड़ता है कि। कहते हुए वह रुक जाता है। चंदर का पूरा शरीर झंझना उठता है और एक घूंट में बची हुई कॉफी पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। वह आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता। सीधे सीधे उस अनजान संबंध को मजबूत करते हुए कहता है, ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी, और सिगरेट सुलगाता हुआ उठ जाता है। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदर वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा है। नीचे पीले पत्ते पड़े हैं जो उसके पैरों से दबकर चुरमुराने लगते हैं और पीले पत्तों की वह आवाज उसे वर्षों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज में एक गहरा अपनापन है। उसे बड़ी राहत सी मिलती है। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर बहुत साल पहले इंदिरा के साथ। एक दिन वह चला जा रहा था। कुछ भी नहीं था उसके सामने। वह खंडहरों में अपनी जिंदगी खराब कर रहा था और तब इंदिरा से ही उसने कहा था, चंदर, तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज फिर उसके कानों में टकराती है, तुम क्या नहीं कर सकते। और ये कहते कहते इंदिरा की आंखों में अदम्य विश्वास झलक आया था और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता
कि जिंदगी कहाँ ले जाएगी। इंदिरा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी मेरे खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो आए थे और उसने कहा था, ऐसी बातें क्यों करते हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हालात में सुखी रहूंगी। चंदर ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी कटीली बरौनियों से विश्वास भरी मासूमियत झलक रही थी। माथे पर आई हुई लट छूने को उसका मन हो आया था, पर वह झिझक कर रह गया था। इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती हुई मछलियों की तरह झलक जाते थे। और तब उसने कहा था, आओ इधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। वे दोनों साथ साथ चल दिए थे। सरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच बनी थी। राह पर पीली पत्तियां बिखरी हुई थी। उसने कुचलने से ऐसी ही आवाज आई थी जो अभी अभी उसने सुनी थी। वही पहचान, वही आवाज। दोनों बेंच पर बैठ गए थे और चंदर धीरे से उसकी कलाई पर उंगली की लकीरें खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बहुत सी बातें थी जो वह कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उसे देखा था और शर्मा गई थी। फिर उसी बात पर आ गई थी जैसे उसी एक बात में सारी बातें छिपी हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर, मुझ पर भरोसा नहीं? तब चंदर ने कहा था, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं खाना बदोशों की तरह जिंदगी भर भटकता रहूंगा। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी हो और सुविधाओं से भरी जिंदगी में रहती हो। मैंने तो सिर पर कफन बांधा है, मेरा क्या ठिकाना। तुम चाहे जो कुछ बनो चंदर, अच्छे या बुरे, मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतजार करती हूं तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा था, इधर कुछ लिखा? हाँ, धीरे से चंदर ने कहा था। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा था। और तब चंदर ने पसीजे हुए हाथों से डायरी बढ़ा दी थी। इंदिरा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताबों में रख लिया था और बोली थी, अब यह कल मिलेगी, इस बहाने तो अब आओगे? नहीं नहीं, मैं डायरी अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे वापस दो, चंदर ने कहा था। तो इंदिरा शैतानी से मुस्कुराती रही थी और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयां और बढ़ गई थी। हार कर चंदर वापस चला आया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा था तो इंदिरा ने कहा था, इसमें कुछ मैंने भी लिखा है, पढ़कर फाड़ देना जरूर से। मैं नहीं फाड़ूंगा तो कुट्टी हो जाएगी, इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा था। और इस वक्त उसके मुंह में वह बेहद बचपने की बात भी बड़ी अच्छी लगी थी। और एक दिन इंदिरा घर आई थी। इधर उधर से घूम फिर कर वह चंदर के कमरे में पहुंच गई और तब चंदर ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया था और उसके माथे पर रंग की बिंदी बना ली थी और कई क्षणों तक मुग्ध सा देखता रह गया और अनजाने ही उसने होंठ इंदिरा के माथे पर रख दिए थे। इंदिरा की पलकें झेप गई थी और रोम रोम में गंध फूट गई थी। उसकी अंगुलियां चंदर की बाहों पर थरथराने लगी थी और माथे पर आया पसीना उसके होठों ने सोख लिया था। रेशमी रोए पसीने से चिपक गए थे और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थी, जो होठों तक भी नहीं आई थी। तब से उसे ये शब्द हमेशा याद रहते हैं, तुम क्या नहीं कर सकते। और तभी एक दूसरे नंबर की बस आती है और ठिठक कर चली जाती है। चंदर को एहसास होता है कि वह बस स्टॉप पर खड़ा है। वह गहरी पहचान कहीं कोई तो है और वह बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी तो यही है, दिल्ली में। 2 महीने पहले ही तो वह मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में वही 4 बरस पहले की पहचान थी और उसने अपने पति से किसी बात पर कहा था, अरे चंदर की आदतें तो मैं खूब जानती हूँ
और इंदिरा के पति ने बड़े खुले दिल से कहा था, तो फिर भाई इनकी खातिर वातिर करो। और इंदिरा ने मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान किया, चंदर को दूध से चिढ़ाए और काफी ने धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई तो इनका गला खराब हो जाएगा, कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी थी। और इस बात से उसने पिछली बातों की यादें ताजा कर दी। सचमुच चंदर 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता। बस आने का नाम नहीं ले रही थी। खड़े खड़े चंदर को लगा कि इन अनजानी और विंजान पहचान से भरी नगरी में एक इंदिरा है जो उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती है। अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा ताकि यह अजनबीपन किसी तरह टूट सके। तभी एक फटफट वाला आवाज लगाता हुआ आता है, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। चंदर एक कदम आगे बढ़ाता है और वह सरदार उसे देखते ही जिसे एकदम पहचान जाता है। आइए बाबूजी, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदर का मन हल्का हो जाता है। आखिर एक ने तो पहचाना। चंदर सरदार को पहचानता है। बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कनाट प्लेस आया है। आंखों में पहचान देखते ही चंदर लपक कर फटफट पर बैठ जाता है। 3 सवारियां और आ जाती है और 10 मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुकता है। चंदर एक चवन्नी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान भरी नज़रों से उसे देखता हुआ चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ए बाबूजी, कितना पैसा दिया है? चंदर मुड़कर देखता है तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कहता है, 2 आने और दीजिए साहब, हमेशा 4 आने लगते हैं सरदार जी। चंदर पहचान जताता हुआ कहता है, पर सरदार की आंखों में पहचान की परछाई तक नहीं। वह फिर कहता है, सरदार जी, आपके फटफट पर ही 20 बार 4 आने देकर आया हूं। किसी होर ने लए होंगड़े 4 आने, असीते 6 आने तो घट नहीं लेंदे बादशाहो। सरदार की इस बार पंजाबी में बोला था और उसकी हथेली फैली हुई थी। बात 2 आने की नहीं थी। चंदर ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और इंदिरा के घर की तरफ मुड़ गया। और इंदिरा उसे मिली तो वैसे ही वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंदर को बैठाया और बोली, इधर कैसे भूल पड़े आज? फिर आंखों में वही पहचान की परछाई तैर गई थी। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने कहा था, आज तो 9 बज रहे हैं, ये 8 ही बजे फैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं, पता नहीं आज क्यों देर हो गई। अच्छा, चाय तो पियोगे? चाय के लिए इनकार तो नहीं की जा सकती, चंदर ने बड़े उत्साह से कहा था और कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान उतर गई थी और मन का अकेलापन दूर हो गया था। नौकरानी आकर चाय रख गई। इंदिरा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई तो वह उसकी बाहों, चेहरे और हाथों को देखता रहा। सब कुछ वही था, वैसा ही था, चिरपरिचित। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूं? और एक झटके में सब कुछ बिखर गया। उसका गला सूखने सा लग गया और शरीर फिर थकान से भारी हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ते की एक नाकाम कोशिश की और बोला, 2 चम्मच। और उसे लगा कि अभी इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा और वह कहेगी कि 2 चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होता। पर इंदिरा ने प्याले में 2 चम्मच चीनी डाल दी और उसकी ओर बढ़ा दिया। जहर के घूंटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही पर उसमें उसे मेहमान नवाजी की बू लग रही थी और चंदर का मन कर रहा था कि इंदिरा के पास से किसी भी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे। जैसे तैसे उसने चाय पी और पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। इंदिरा ने क्या बातें की उसे बिल्कुल याद नहीं। सड़क पर निकलकर वह एक गहरी सांस लेता है और कुछ क्षणों के लिए खड़ा रह जाता है।
उसका गला बुरी तरह सूख रहा है और मुंह का स्वाद बेहद बिगड़ा हुआ है। चौराहे पर कुछ टैक्सी ड्राइवर गले में नशे में गालियां बक रहे हैं और एक कुत्ता दूर सड़क पर भागा जा रहा है। मछलियां तलने की गंध यहाँ तक आ रही है और पान वाली की दुकान पर कुछ जवान लोग कोका कोला की बोतलें मुंह में लगाए हुए हैं। स्कूटरों में कुछ लोग भागे जा रहे हैं और शहर से दूर जाने वाले लोग बस स्टॉप पर खड़े अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कारें, टैक्सियां, बसें और स्कूटर आ जा रहे हैं। चौराहे पर लगी बत्तियों की आंखें अब भी लाल पीली हो रही हैं। चंदर थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है। चौराहे पर लगी बत्तियों की आंखें अब भी लाल पीली हो रही हैं। चंदर थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है। उंगलियों पर जूता काट रहा है और मोजी की बदबू और भी तेज हो गई है। आखिर वह थका हारा घर पहुंचता है और मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराती है और धीरे से बाहों पर हाथ रखकर पूछती है, बहुत थक गए? हाँ, चंदर कहता है और उसे बहुत प्यार से देखता है। उसका मन भीतर से उमड़ आता है। वह किराए का मकान भी उस क्षण उसे राहत देता है और लगता है कि वह उसी का है। निर्मला खाना लगाते हुए कहती है, हाथ मुंह धो लो, अभी खाने का मन नहीं है। चंदर कहता है तो बहुत प्यार से देखते हुए पूछती है, क्यों, क्या बात है? सुबह भी तो खाकर नहीं गए थे, दोपहर में कुछ खाया था? हाँ, कहता है और निर्मला को देखता रहता है। निर्मला कुछ अचकचाती है और कुछ देर बाद थकी सी उसके पास बैठ जाती है। चंदर कुछ देर खोई खोई नज़रों में कमरे की हर चीज़ देखता रहता है। बीच बीच में बड़ी गहरी नज़रों से निर्मला को ताकता है। निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगती है और चंदर उसे देखे जा रहा है। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं। उसकी बरौनियां मुलायम कांटों की तरह लग रही हैं और कनपटी के पास रेशमी बालों के सिरे अपने आप घूम रहे हैं। पलक के नीचे पड़ती हुई परछाई कुछ पहचानी सी लग रही है। उसने कड़ा आधी कलाई तक सरका दिया। चंदर की निगाहें उसके अंग प्रत्यंग में पुरानी पहचान खोज रही हैं। उसके नाखून, अंगुलियां और कानों की गुदारी लवें। उठकर वह पर्दे खींच देता है और आराम से लेट जाता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, अजनबी और तन्हा नहीं है। सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उनकी गंध वह पहचानता है। इन सभी चीज़ों में गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उन्हें टटोल कर पहचान सकता है। किसी भी दरवाजे से बिना टकराए निकल सकता है। तभी जीने पर गुलाटी के थके कदमों की खोखली आहट सुनाई पड़ती है और उसे घबराहट सी होती है। वह धीरे से निर्मला को अपने पास बुला लेता है, उसे लिटाकर छाती पर हाथ रख लेता है। कई क्षणों तक वह अपनी सांस से उठती बैठती छाती को महसूस करता है और चाहता है कि निर्मला के शरीर का अंग अंग और मन की हर धड़कन उसे पहचान की साक्षी दे, गहरी आत्मीयता और निर्बंध एकता का एहसास दे। अंधेरे ही में वह अपने नाखूनों को टटोलता है, उसकी पलकों को छूता है, उसकी गर्दन में मुंह छिपाकर खो जाना चाहता है। धुले हुए बालों की चिरपरिचित गंध उसके रंध्र रंध्र में रिसने लगती है और उसके हाथ पहचान के लिए पोर पोर पर थरथराते हुए सरकते हैं। निर्मला की सांस भारी हो जाती है। वह उसकी मांसल बाहों को महसूस करता है और गोल गुदारे कंधों पर हाथ से थपथपाता रहता है। निर्मला के शरीर का अंग अंग अनूठे अनुराग से खींचता सा आता है। उसका रोम रोम उसे पहचाना सा मालूम होता है। जोड़ जोड़ कसाव से पूरित था। तन के भीतर गर्म रक्त के ज्वार उठ रहे थे और हर सांस पास खींचती जा रही थी। अंग प्रत्यंग में पोर पोर में गहरी पहचान थी। तभी बिशन कपूर की खिड़की में उजाला होता है और धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर गली के अंधेरे में डूबने लगता है और उसका तन्हा मन तन्हाइयों को छोड़कर उस परिचित गंध, परिचित सांसों और पहचाने स्पर्शों में डूबता जाता है। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। परिचय की मांग है और उस अंधेरे में वह सांसों से, गंध से, तन के टुकड़े टुकड़े से पहचान चाहता है, पुरानी प्रतीति चाहता है।
चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और उस खामोशी में वह आश्वस्त होता है। वह दोनों बाहों में उसे भर लेता है। ज्वार और उठता है, तन की गर्माहट और बढ़ती है और रंध्र रंध्र में एकता का साहस सागर लहराने लगता है। धीरे धीरे निर्मला की तेज सांसें धीमी पड़ती हैं और चुंबकीय कशिश ढीली पड़ जाती है। खिंचाव टूटने लगता है और अंगे के ज्वार उतरने लगते हैं। चंदर कसकर उसकी बाहों को जकड़े रहता है। उतरता हुआ ज्वार उसे फिर अकेला छोड़े जा रहा है, अनजान तटों पर छोड़ी हुई सीपी की तरह। निर्मला अपनी दबी हुई बाह निकाल लेती है और गहरी सांस लेकर ढीली सी लेट जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सो जाता है और रात बहुत नीचे उतर आती है। कहीं कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। धीरे से निर्मला करवट बदलती है और दूसरी ओर मुंह करके गहरी नींद में डूब जाती है। करवट बदलकर लेटी हुई निर्मला को वह अलसाया सा देखता रहता है और चंदर फिर अपने को बेहद अकेला महसूस करता है। वह निर्मला के कंधे पर हाथ रखता है, चाहता है कि उसकी करवट बदल दे, पर उसकी उंगलियां बेजान होकर रह जाती हैं। कुछ क्षण बाद वह अंधेरे में ही निर्मला को उधर मुंह किए लेटा हुआ देखता है और हताश सा खुद भी लेट जाता है। पता नहीं कब उसकी पलकें झपक जाती हैं और फिर बहुत देर बाद थाने का घड़ियाल 2 के घंटे बजाता है और उसकी नींद उचट जाती है। नींद के खुमार में ही वह चौंक सा पड़ता है। कमरे की खामोशी और सूनेपन से उसे डर सा लगता है। अंधेरे में वह निर्मला को टटोलता है। तकिए पर बिखरे हुए उसके बालों पर उसका हाथ पड़ता है और वह उन बालों की चिकनाई को महसूस करता है। सिर झुकाकर वह उन्हें सूंघता है, फिर निर्मला पर हाथ रखता है, उसके गोल कंधों को छूता है। वह स्पर्श भी पहचाना हुआ है। धीरे धीरे वह उसके पूरे शरीर को पहचानने के लिए टटोलता है और उसकी सांसों की हल्की आवाज़ को सुनने और पहचानने की कोशिश करता है। निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी थी। वह धीरे से नींद में कुनमुनाती है। चंदर का दिल धक से रह जाता है, कहीं निर्मला जाग न जाए। अनजाने ही इस स्पर्श से अजनबियों की तरह चौंक न जाए। निर्मला सोते सोते एक बार रुक रुक कर सांस लेती है और उसे डर सा लग रहा हो या कोई भयंकर सपना देख रही हो। चंदर सुन्न सा रह जाता है। क्या वह उसके स्पर्श को नहीं पहचानती? और फिर निर्मला को झकझोर कर वह उठाता है। निर्मला, निर्मला, वह बदहवासी से में कहता है। निर्मला चौंक कर उठती है और आंखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करती है और बिजली जलाकर वह निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई आवाज में पूछता है, मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो निर्मला? निर्मला आंखें फाड़े देखती रह जाती है। धीरे से आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, क्या हुआ? और वह निर्मला को ताकता रह जाता है। उसकी आंखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती रह जाती है। धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर से किसी एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।